नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वरदान उपन्यास का 12वां अध्याय। वरदान उपन्यास से संबंधित सारे 11 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। वहाँ पर आप हमारे ब्लॉग में जा सकते हैं और ब्लॉग में हर उपन्यास और कहानी का लिंक है। और भी अगर आप लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे होम स्क्रीन पे वीडियो के पास जो प्लेलिस्ट बटन है वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब तक हमने वरदान में देखा कि प्रताप विरजन के पास आता है किंतु उससे मिलने का साहस नहीं कर पाता और विरजन 3 वर्षों में ही भारत महिला के नाम से कविताएं रचने लगती है और बहुत प्रसिद्ध भी हो जाती हैं। अब आगे। कभी कभी वन के फूलों में वह सुगंधी और रंग रूप मिल जाता है जो सजी हुई वाटिकाओं को भी कभी प्राप्त नहीं हो सकता। माधवी थी तो एक मूर्ख और दरिद्र मनुष्य की लड़की, परंतु विधाता ने उसे नारियों के सभी उत्तम गुणों से सुशोभित कर दिया था। उसमें शिक्षा सुधार को ग्रहण करने की विशेष योग्यता थी। माधवी और विरजन का मिलाप उस समय हुआ था जब विरजन ससुराल आई। इस भोली भाली कन्या ने उसी समय से विरजन के संग असाधारण प्रीति प्रकट करनी आरंभ की। ज्ञात नहीं वह उसे देवी समझती थी कि क्या, परंतु कभी उसने विरजन के विरुद्ध एक शब्द भी मुख से ना निकाला। विरजन भी उसे अपने संग सुलाती और अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र पहनाती। इससे अधिक प्रीति वह अपनी छोटी भगनी से भी नहीं कर सकती थी। चित का चित से संबंध जो होता है, यदि प्रताप का वृजरानी से हार्दिक संबंध था तो वृजरानी भी प्रताप के प्रेम में पगी हुई थी। जब कमलाचरण ने उसके विवाह की बात पक्की हुई तो वह प्रताप चंद्र से कम दुखी न हुई। हाँ, लज्जावश उसके हृदय के भाव कभी प्रकट न होते। विवाह हो जाने के पश्चात उसे नित्य चिंता रहती थी कि प्रताप चंद्र के पीड़ित हृदय को कैसे तसल्ली दूं। मेरा जीवन तो इस भांति आनंद से बीतता है और बेचारे प्रताप के ऊपर न जाने कैसी बीतती होगी। माधवी उन दिनों 11वें वर्ष में थी। उसके रंग रूप की सुंदरता, स्वभाव और गुण देख देख कर आश्चर्य होता था। विरजन को अचानक यह ध्यान आया कि क्या मेरी माधवी इस योग्य नहीं कि प्रताप उसे अपने कंठ का हार बनाए। उस दिन से वह माधवी के सुधार और प्यार में और भी अधिक प्रवृत्त हो गई। यह सोच सोचकर मन ही मन फूली न समाती कि जब माधवी 16-17 वर्ष की हो जाएगी तब मैं प्रताप के पास जाऊंगी और उससे हाथ जोड़कर कहूंगी कि माधवी मेरी बहन है, उसे आज से तुम अपनी चेरी समझो। क्या प्रताप मेरी बात टाल देंगे? नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। आनंद तो तब है कि चाची स्वयं माधवी को अपनी बहू बनाने की मुझसे इच्छा करे। इसी विचार से विरजन ने प्रताप चंद्र के प्रशंसनीय गुणों का चित्र माधवी के हृदय में खींचना आरंभ कर दिया था, जिससे कि उसका रोम रोम प्रताप के प्रेम में पक जाए। वह जब प्रताप चंद्र का वर्णन करने लगती तो स्वतः ही उसके शब्द असामान्य रीति से मधुर और सरस हो जाते। स्नेह स्नेह माधवी को कोमल हृदय प्रेम रस का आस्वादन करने लगा। दर्पणा में बल पड़ गया। भोली माधवी सोचने लगी, मैं कैसी भाग्यवती हूँ, मुझे ऐसे स्वामी मिलेंगे जिनके चरण धोने के योग्य भी मैं नहीं, परंतु क्या वे मुझे अपनी चेरी बनाएंगे? कुछ हो, मैं अवश्य उनकी दासी बनूंगी और यदि प्रेम में कुछ आकर्षण है तो मैं उन्हें अवश्य अपना बना लूंगी। परंतु उस बेचारी को क्या मालूम था कि ये आशाएं शोक बनकर नेत्रों के मार्ग से बह जाएंगी। उसका 15वां वर्ष पूरा भी ना हुआ था कि विरजन पर ग्रह विनाश की आपत्तियां आ पड़ी। उसी आंधी के झोंके ने माधवी की इस कल्पित पुष्प वाटिका का सत्यानाश कर दिया। इसी बीच में प्रताप चंद्र के लोप होने का समाचार मिला। आंधी ने जो कुछ अवशिष्ट रखा हुआ था वह भी इस अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। परंतु मानस कोई वस्तु है। जो माधवी प्रताप चंद्र की तो स्त्री बन चुकी थी। उसने अपना तन और मन उन्हें समर्पण कर दिया। प्रताप को ज्ञान नहीं, परंतु उन्हें ऐसी अमूल्य वस्तु मिली है जिसके बराबर संसार में कोई वस्तु नहीं हो सकती। माधवी ने केवल एक बार प्रताप को देखा था और केवल एक ही बार उनके अमृत वचन सुने थे, मगर इसने उस चित्र को और भी उज्जवल कर दिया था जो उसके हृदय पर पहले ही विरजन ने खींच रखा था। प्रताप को पता नहीं है, मगर माधवी
उसकी प्रेमाग्नि में दिन प्रतिदिन घुलती जाती थी। उस दिन से कोई ऐसा व्रत नहीं था जो माधवी ना रखती हो, कोई ऐसा देवता नहीं था जिसकी वह पूजा ना करती हो, और वह सब इसलिए कि ईश्वर प्रताप को जहाँ कहीं हो कुशल से रखे। इन प्रेम कल्पनाओं ने उस बालिका को और भी अधिक दृढ़ और सुशील कोमल बना दिया। शायद उसके चित्त ने यह निर्णय कर लिया था कि मेरा विवाह प्रताप चंद्र से हो चुका। विरजन उनकी यह दशा देखती और रोती कि यह आग तो मेरी ही लगाई हुई है। वह नव कुसुम किसके कंठ का हार बनेगा, यह किसकी होकर रहेगी। हाय, जिस बीज को मैंने इतने परिश्रम से अंकुरित किया और मधु शीर से सींचा, उसका फूल इस प्रकार शाखा पर ही कुमलाया जाता है। विरजन तो भला कविता करने में उलझी रहती, किंतु माधवी को यह संतोष भी न था। उसके प्रेमी और साथी उसके प्रियतम का ध्यान मात्र था, उस प्रियतम का जो उसके लिए सर्वथा अपरिचित था। प्रताप के चले जाने के कई मास पीछे एक दिन माधवी ने स्वप्न देखा कि सन्यासी हो गया। आज माधवी का अपार प्रेम प्रकट हुआ। आकाशवाणी सी हो गई कि प्रताप ने अवश्य सन्यास ले लिया। आज से वह तपस्विनी बन गई। उसने अपने सुख और विलास की लालसा हृदय से ही निकाल दी। जब कभी बैठे बैठे माधवी का जी अकुला जाता तो वह प्रताप चंद्र के घर चली जाती। वहाँ उसके चित्त को थोड़ी देर शांति मिल जाती थी। यह भवन माधवी के लिए एक पवित्र मंदिर था। जब तक विरजन और सुवामा के हृदयों में ग्रंथि पड़ी हुई थी, वह यहाँ बहुत कम आती थी, परंतु अंत में विरजन के पवित्र और आदर्श जीवन में यह गांठ खोल दी और वे गंगा यमुना की भांति परस्पर गले मिल गई, तो माधवी का आवागमन भी बढ़ गया। सुवामा के पास दिन दिन भर बैठी रह जाती। इस भवन की एक एक अंगुल पृथ्वी प्रताप का स्मारक थी। इसी आंगन में प्रताप ने काठ के घोड़े दौड़ाए थे और इसी कुंड में कागज की नावें भी चलाई थी। नौकाएं तो सियात काल के भंवर में पड़कर डूब गई, परंतु घोड़ा अब भी विद्यमान था। माधवी ने उसकी जर्जित अस्थियों में प्राण डाल दिया। उसे वाटिका के कुंड के किनारे पाटल वृक्ष की छाया में बांध दिया। यही भवन प्रताप का शयनागार था। माधवी उसे अपने देवता का मंदिर समझती है। इस पलंग ने प्रताप को बहुत दिनों तक अपने अंक में थपक थपक कर सुलाया था। माधवी अब उसे पुष्पों से सुसज्जित करती है। माधवी ने इस कमरे को ऐसा सुसज्जित कर दिया जैसे वह कभी ना था। चित्रों के मुख पर से धूल की यवनिका उठ गई। लैंप का भाग्य पुनः चमक उठा। माधवी की इस अनंत प्रेम भक्ति से सुवामा का दुख भी दूर हुआ। चीरकाल से उसके मुख पर प्रताप चंद्र का नाम कभी न आया था। विरजन से मेल मिलाप हो गया, परंतु दोनों स्त्रियों में कभी प्रताप चंद्र की चर्चा भी न होती थी। विरजन लज्जा से संकुचित थी और सुवामा क्रोध से, किंतु माधवी के प्रेमानल से पत्थर भी पिघल गया। अब वह प्रेम विहल होकर प्रताप के बालपन की बातें पूछने लगती तो सुवामा से ना रहा जाता। उसकी आंखों में जल भर जाता। तब दोनों की दोनों रोती और दिन दिन भर प्रताप की बातें समाप्त न होती। क्या अब माधवी के चित्त की दशा सुवामा से छिप सकती थी? वह बहुधा सोचती कि क्या तपस्विनी इसी प्रकार प्रेमाग्नि में जलती रहेगी, वह भी बिना किसी आशा के। एक दिन वृज रानी ने कमला का पैकेट खोला तो पहले ही पृष्ठ पर एक परम प्रतिभापूर्ण चित्र विविध रंगों में दिखाई पड़ा। यह किसी महात्मा का चित्र था। उसे ध्यान आया कि मैंने इस महात्मा को अवश्य देखा। सोचते सोचते अकस्मात उसका ध्यान प्रताप चंद्र तक जा पहुंचा। आनंद के उमंग में उछल पड़ी, माधवी तनिक यहाँ आना तो। माधवी फूलों की क्यारियां सींच रही थी। उसके चित्त विनोद का आजकल यही कार्य था। वह साड़ी पानी में लथपथ, सिर के बाल बिखरे, माथे पर पसीने की बूंदें और नेत्रों में प्रेम का रस भरे हुए आकर खड़ी हो गई। विरजन ने कहा, आ तुझे एक चित्र दिखाऊं। माधवी ने कहा, किसका चित्र है, देखूं। माधवी ने चित्र को ध्यानपूर्वक देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विरजन, पहचान गई? माधवी, क्यों, यह स्वरूप तो कई स्वप्न में देख चुकी है। बदन से कांति बरस रही है। देखो, वृतांत भी लिखा है, विरजन ने कहा। माधवी ने दूसरा पन्ना उल्टा तो स्वामी बालाजी शीर्षक लेख मिला। थोड़ी देर तक दोनों तन्मय होकर यह लेख पढ़ती रही। तब बातचीत होने लगी। विरजन, मैं तो प्रथम ही जान गई थी, उन्होंने अवश्य ही से संन्यास ले लिया। माधवी पृथ्वी की ओर देख रही थी, मुख से कुछ ना बोली। विरजन बोली, तब में और अब में कितना अंतर, मुखमंडल में कैसी कांति झलक रही है, तब ऐसे सुंदर नाते हैं। विरजन, ईश्वर उनकी सहायता करे, बड़ी तपस्या की है। कैसा संयोग है, हम और वे संग संग खेले, संग संग रहे। आज वे सन्यासिनी हैं और मैं वियोगिनी। ना जाने उन्हें हम लोगों की कुछ सुधि भी है या नहीं। जिसने सन्यास ले लिया उसे किसी से क्या मतलब। जब चाची के पास पत्र ना लिखा तो भला क्या हमारी सुधि क्या होगी। बालकपन में वे कभी कभी योगी खेलते तो मैं मिठाइयों की भिक्षा दिया करती थी।
माधवी ने रोते हुए कुछ ना जाने कब दर्शन होंगे कहकर लज्जा से सिर झुका लिया। विरजन, शीघ्र ही आएंगे। प्राणनाथ ने यह लेख बहुत सुंदर लिखा है। माधवी, एक एक शब्द से भक्ति टपकती है। विरजन, वक्तृता की कैसी प्रशंसा की है। उनकी वाणी में तो पहले ही जादू था, अब क्या पूछना। प्राणनाथ के चित्त पर जिसकी वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ तो वह समस्त पृथ्वी पर अपना जादू फैला सकता है। चलो चाची के यहाँ चलें, माधवी ने कहा। हाँ, उनका तो ध्यान ही नहीं रहा, देखिए क्या कहती हैं। प्रसन्न तो क्या होंगी माधवी, उनकी तो अभिलाषा ही है, प्रसन्न क्यों ना होंगी। चल, माता ऐसा समाचार सुनकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। दोनों स्त्रियां घर से बाहर निकली। विरजन का मुख कोमल कमल मुरझाया हुआ था, पर माधवी का अंग अंग हर्ष से खिला जाता था। कोई उससे पूछे, तेरे चरण अब पृथ्वी पर क्यों नहीं पड़ते, तेरे पीले बदन पर क्यों प्रसन्नता की लाली झलक रही है, तुझे कौन सी संपत्ति मिल गई, तू अब शोक से और उदास क्यों नहीं दिखाई पड़ती, तुझे अपने प्रियतम से मिलने की आशा नहीं, तुझे पर प्रेम की दृष्टि कभी नहीं पहुंची, फिर तू क्यों फूली नहीं समाती। उसका उत्तर माधवी देगी, कुछ नहीं, वह सिर झुका लेगी। उसकी आंखें नीचे झुक जाएंगी, जैसे डालियां फूलों के भार से झुक जाती हैं। कदाचित उनके कुछ अश्रु बिंदु भी टपक पड़े, किंतु उसकी जीवा से एक शब्द भी ना निकलेगा। माधवी प्रेम के मद से मतवाली है। उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त है। उसका प्रेम हाट का सौदा नहीं। उसका प्रेम किसी वस्तु का भूखा नहीं। वह प्रेम के बदले प्रेम नहीं चाहती। उसे अभिमान है। उसे अभिमान है कि ऐसे पवित्र आत्मा पुरुष की मूर्ति मेरे हृदय में प्रकाशमान है। यह अभिमान उसकी उन्मत्तता का कारण है, उसके प्रेम का पुरस्कार है। दूसरे मास में वृज रानी ने बालाजी के स्वागत में एक प्रभावशाली कविता लिखी। यह एक विलक्षण रचना थी। जब वह मुद्रित हुई तो विद्या जगत विरजन की काव्य प्रतिभा से परिचित होते हुए चमत्कृत हो गया। यह कल्पना रूपी पक्षी जो काव्य गगन में वायुमंडल से भी आगे निकल जाता था, अब की तारा बनकर चमका। एक एक शब्द आकाशवाणी की ज्योति से प्रकाशित था। जिन लोगों ने यह कविता पढ़ी वे बालाजी के भक्त हो गए। कवि वह सपेरा है जिसकी पिटारी में सांपों के स्थान पर हृदय बंद होते हैं। जब से वृजरानी का काव्य चंद्र उदय हुआ, तभी से उसके यहाँ सदैव महिलाओं का जमघट लगा रहता। नगर में स्त्रियों की सभाएं थीं, उनके प्रबंध का सारा भार उसी को उठाना पड़ता। इसके अतिरिक्त अन्य नगरों से भी बहुधा स्त्रियां उससे भेंट करने को आती रहती। जो तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी आता, वह अवश्य विरजन से मिलता। राजा धर्म सिंह ने उसकी कविताओं का सर्वांग सुंदर संग्रह प्रकाशित किया था। उस संग्रह ने उसके काव्य चमत्कार का डंका बजा दिया। भारतवर्ष की कौन कहे, यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित कवियों ने उसकी काव्य मनोहरता पर बधाई दी। भारतवर्ष में एक आदि कोई रसिक मनुष्य रहा होगा जिसका पुस्तकालय उसकी पुस्तक से शोभित ना होगा। विरजन की कविताओं की प्रतिष्ठा करने वालों में बालाजी का पद सबसे ऊंचा था। वे अपनी प्रभावशालिनी वक्तृताओं और लेखों में बहुधा उसी के वाक्यों का प्रमाण दिया करते। उन्होंने सरस्वती में एक बार उसके संग्रह की सविस्तार समालोचना भी लिखी थी। एक दिन प्रातःकाल ही सीता, चंद्रकुंवरी, रुक्मणी और रानी विरजन के घर आईं। चंद्रा ने इन स्त्रियों को फर्श पर बिठाया और आदर सत्कार किया। विरजन वहां नहीं थी, क्योंकि उसने प्रभात का समय काव्य चिंतन के लिए नियत कर लिया था। उस समय वह किसी आवश्यक कार्य के अतिरिक्त सखियों से भी मिलती जुलती नहीं थी। वाटिका में एक रमणीक कुंज था। गुलाब की सुगंधी में सुरभित वायु चलती थी। वहीं विरजन एक शिलायान पर बैठी हुई काव्य रचना किया करती। वह काव्य रूपी समुद्र से जिन मोतियों को निकालती, उन्हें माधवी लेखनी की माला में पिरो लिया करती। आज बहुत दिनों के बाद नगर वासियों के अधिक अनुरोध करने पर विरजन ने बालाजी को काशी का निमंत्रण देने के लिए लेखनी को उठाया था। बनारस ही वह नगर था जिसका स्मरण कभी कभी बालाजी को व्यग्र कर दिया करता, किंतु काशी वालों के निरंतर आग्रह करने पर भी उन्हें काशी आने का अवकाश न मिलता। वे सिंहल और रंगून तक गए, परंतु काशी की ओर मुख न फेरा। इस नगर को वे अपना परीक्षा भवन समझते थे, इसलिए आज विरजन उन्हें काशी आने का निमंत्रण दे रही है। लोगों का विचार है कि यह निमंत्रण उन्हें अवश्य खींचेगा। जब कोई नवीन विचार आ जाता है तो विरजन का चंद्रानन चमक उठता है और माधवी के बदन पर प्रसन्नता की झलक आ जाती है। वाटिका में बहुत से पाटल पुष्प खिले हैं। रजनी के ओस से मिलकर वे इस समय परम शोभा दे रहे हैं, परंतु इस समय जो विकास और छटा इन दोनों पुष्पों पर है, उसे देखकर दूसरे फूल लज्जित हो जाते हैं। 9 बजते बजते विरजन घर में आई। सेवती ने कहा, आज बड़ी देर लगाई। विरजन, कुंती ने सूर्य को बुलाने के लिए कितनी तपस्या की थी। सीता, बालाजी बड़े निष्ठुर हैं, मैं तो मनुष्य से भी ऐसे मनुष्य कभी ना बोलूं। रुक्मिणी,
अरे, जिसने सन्यास ले लिया उसे घर बार से क्या नाता? चंद्रकुमारी, अरे यहाँ आएंगे तो मैं मुख पर कह दूंगी कि महाशय बड़े नखरे कहाँ से सीखे। रुक्मणी, महारानी ऋषि महात्माओं का तो शिष्टाचार किया करो, जीवा क्या है, कतर नहीं है क्या? चंद्रकुमारी, और क्या, कब तक संतोष करे जी, सब जगह आते हैं, यहाँ आते पैर थकते हैं। विरजन, अब बहुत शीघ्र दर्शन पाओगे, मुझे विश्वास है इस माह वे अवश्य पधारेंगे। सीता, धन्य भाग्य है कि दर्शन मिलेंगे, मैं तो अब उनका वृतांत पढ़ती हूँ, यह जी चाहता कि पाँव तो चरण पकड़ लूँ और घंटों रोऊं। रुक्मणी, ईश्वर ने उनके हाथों में बड़ा यश दिया। दारानगर की रानी साहिबा मर चुकी थी, सांस टूट रही थी, बालाजी की सूचना ही झट पहुंचे और क्षण मात्र में उठाकर बैठा दिया। हमारे मुंशी जी उन दिनों वहीं थे, कहते थे रानी जी ने कोष की कुंजी बालाजी के चरणों पर रख दी कि आप इसके स्वामी हैं, किंतु बालाजी ने कहा मुझे धन की आवश्यकता नहीं, अपने राज्य में 300 गौशालाएं खिलवाइए दीजिए। और मुख से निकलने की देर थी कि आज दारानगर में दूध की नदी बहती है, कहाँ मिलेगा ऐसा महात्मा? चंद्रकुमारी, राजा नवलखा का तपेदिक उन्होंने बूटियों से छुटा दिया, वैद्य डॉक्टर सब जवाब दे चुके थे, किंतु बालाजी ने पल में ठीक कर दिया। रानी, कैसे रुके मनुष्य हैं? रुक्मिणी, हाँ और क्या, उन्हें उचित था कि हार ले लेते रानी से, नहीं नहीं कंठ में डाल लेते, नहीं तो रानी को बना देते, क्यों सकी? विरजन ने कहा, हाँ मैं तो हार के लिए गुलामी लिख देती। हमारे यहाँ तो पति भारत सभा के सभ्य बैठे, 250 रुपये लाख यत्न करके रख छोड़े थे, उन्हें यह कहकर उठा लिए कि घोड़ा लेंगे, क्या भारत सभा वाले बिना घोड़े के नहीं चलते? चंद्रकुमारी ने कहा। रानी, कल ये लोग श्रेणी बांधकर मेरे घर के सामने से जा रहे थे, बड़े भले मालूम होते थे। इतने में ही सेवती नवीन समाचार पत्र ले आई। विरजन ने पूछा, कोई ताजा समाचार? सेवती, हाँ बालाजी मानिकपुर आए हैं, एक अहीर ने अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण भेजा था, उस पर प्रयाग से भारत सभा के सभ्यों सहित रात को चलकर मानिकपुर पहुंचे। अहीरों ने बड़े उत्साह और समारोह के साथ उनका स्वागत किया और सबने मिलकर 500 गायें भेंट की। बालाजी ने वधू को आशीर्वाद दिया, दूल्हे को हृदय से गले लगाया। 5 अहीर भारत सभा के सदस्य नियत हुए। बड़े अच्छे समाचार हैं। माधवी, इसे जरा काट कर रख लेना। और कुछ? पटना के पासियों ने एक ठाकुर द्वारा भी बनवाया है, वहाँ की भारत समय में बड़ी धूमधाम से उत्सव किया है। पटना के लोग तो बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। हाँ ये तो सही है।